नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि संबंधित हैं संविधान के भाग से और उद्देशिका से। तो इन सभी प्रश्नों को आप अगर देख लेते हैं तो इनमें से कुछ ना कुछ प्रश्न आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न आप देखिए और खुद से उत्तर बताने का प्रयास करिए कि नागरिकता का उल्लेख या नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो नागरिकता का उल्लेख संविधान के भाग 2 में है। आप वीडियो को रोक दिया करिए या तुरंत उत्तर बताइए या वीडियो को रोक दीजिए और उत्तर बताने के बाद ही वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि आपको पता चल सके कि आपने सही उत्तर बताया या गलत उत्तर बताया। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भारतीय संविधान को मूल रूप से क ख ग घ छोड़ के ABCD छोड़ के मूल रूप से 22 भागों में विभाजित किया गया है। हमारा आंसर हो जाता है बी। अगला प्रश्न है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2 में है यानी सही सुमेलित है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, यह भी सही सुमेलित है। मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है, तो यह लिखा है 6A, तो इसलिए गलत है, जबकि लिखना चाहिए इसको इस तरह से 4A 4A, तो गलत है। राज्य 6वें में, यह भी बिल्कुल सही, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाता है सी। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने तैयारी के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। इस बार बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, यानी कि 3 गलत होंगे, एक ही सही होगा। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार नहीं है। संविधान का तीसरा भाग नागरिकता नहीं है। संविधान के चौथे 4 क भाग में मौलिक कर्तव्य, ये बिल्कुल सही है जो कि पिछले में गलत था। संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निदेशक तत्वों में नहीं है, ये भाग 4 में है, यानी कि हमारा आंसर हो जाता है सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित है। यानी कि इस बार भी बताना है सही नहीं है, गलत बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। 5 में पंचायतें हैं, बिल्कुल सही। नगरपालिका 9 में पंचायत है और नगरपालिका 9 क में है। सहकारी समितियां 9 ख में है, अधिकरण भाग 10 में नहीं है, यानी यही गलत है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। अगला प्रश्न देखिए, संघ कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाता है ए, भाग 11 और अध्याय 1। अगला प्रश्न आपको कूट मिलाना है। तो मौलिक अधिकार है संविधान के भाग 3 में, यानी कि इसमें, यानी कि हमारा यहां पे लिख देते हैं 2। मौलिक कर्तव्य है 4 क में, तो 4 क कहां है, तो यहां पर है, यानी कि इसके आगे लिख दीजिए 1, यानी इससे मिलेगा। संघ के बारे में उल्लेख है संविधान के भाग 5 में, यानी कि यहां पे लिख दीजिए 4। और आपात उपबंध है 10, 5, 15, 16, 17, 18 में, यानी कि भाग 18 में आपात उपबंध है, यानी कि यहां पे लिख दीजिए 3, यानी 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, यानी विकल्प पे हमारा आंसर दिख रहा है। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अशोक मेहता समिति के सुझाव पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ये बातें किस में है, तो संविधान के भाग 9 में है, यानी हमारा आंसर हो जाता है विकल्प ए, यानी कि 9वें भाग में, यानी कि पंचायतों के बारे में भाग 9 में उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। भाग 16 में क्या है, तो भाग 16 में है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। याद रखिएगा, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किस भाग में है, तो भाग 16 में है। फिर से आपको कूट मिलाना है। अब संविधान के भाग 15 में क्या है। संविधान के भाग ये है 15, ऐसे लिखा गया है, ये 16 लिखा गया है संविधान के भाग 16, और ये 15, 16, ये 17 है, और ये 10, 15, 16, 17, 18 लिखा गया है। तो जो आसान आपको समझ में आए उसे सबसे पहले मिला दीजिए ताकि आपको कुछ कठिन चीज अपने आप ही पता चल जाए। तो 18 में है आपात उपबंध, यानी इसके आगे
ये 1 में लिख दीजिए। अब उसके बाद 17 में क्या है, तो राजभाषा, यहां पे 2 लिख दीजिए। 16 में क्या है, 16 में है विशेष, अभी आपने देखा था कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, यानी यहां पर 3 लिख दीजिए। और अब 15 में क्या है, तो 15 में आपका हो जाएगा निर्वाचन, यानी यहां पे 4 लिख दीजिए। यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 किस विकल्प में है, तो विकल्प बी में है। हमारा आंसर हो जाता है बी। भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया गया है, तो भारतीय संविधान में सिर्फ 2 ही नाम है, भारतवर्ष नाम नहीं है, सिर्फ 2 है, भारत और इंडिया। तो हमारा आंसर हो जाता है ए। भारतीय गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तुस्थिति थी जब संविधान लागू किया गया, यानी कि 1950 में क्या स्थिति थी, 26 जनवरी 1950 की स्थिति क्या थी, तो भारत को क्या उस समय घोषित किया गया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष शब्द अभी जोड़ा नहीं गया था 1950 में, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो अब सी को देख लेते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो ये सही है। इसमें समाजवादी लिख दिया है, धर्मनिरपेक्ष लिख दिया है, जो कि बाद में जोड़ा गया, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है क्या, सी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है, मत किसका, भारतीय संविधान के निर्माताओं का, यानी कि भारतीय संविधान सभा के जो लोग थे उनकी सोच कैसी थी, उनकी मानसिकता कैसी थी, वो कैसा संविधान हमारे देश को देना चाहते हैं, देना चाहते थे, ये बातें कहां से हमें पता चल सकती हैं, तो उद्देशिका से पता चल सकती है, यानी कि इसी को कहा जाता है प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी कि जैसे आप कोई पुस्तक खरीदने जाते हैं तो पुस्तक में लेखक की कलम से शुरू में कुछ लाइनें लिखी होती है, 4 8 10 लाइनें लिखी होती है और नीचे लेखक का नाम लिखा रहता है, तो ऐसे ही वह प्रस्तावना है। संविधान के भीतर क्या है, पूरे संविधान के भीतर वो संविधान के पहले पन्ने यानी प्रस्तावना से ही हमें पता चल जाता है, जिसमें कुछ लाइनें दी गई हैं जिससे पता चल जाता है कि हमारा देश का संविधान कैसा है और हमारे संविधान निर्माता यानी संविधान सभा के लोग कैसा संविधान हमें देना चाहते थे, या उनके मत में क्या छुपा हुआ था, मन में क्या छुपा हुआ था, वो प्रतिबिंबित किससे होता है, तो उद्देशिका से यानी प्रस्तावना से होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है ए। अगला प्रश्न है, ये देखिए पूरी प्रस्तावना इसमें दे रखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार व्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इच्छा से अपनी इस संविधान सभा में आज इस तारीख को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत आत्मार्पित और अधिनियमित करते हैं, और यहां पर सबके साइन होते हैं, और ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को ही साइन हो गया था, यानी संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को ही, और कुछ अनुच्छेद भी इसी दिन लागू कर दिए गए थे, लेकिन संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो यहां पर फिलहाल हमारा आंसर 26 नवंबर 1949 यानी कि बी हमारा आंसर होगा। देखिए अगले बात में पूछा जा रहा है पिछले ही बात की जानकारी कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय और कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता और कितने प्रकार का भ्रातृत्व का उल्लेख किया गया है। तो हम पीछे जाकर अगर देखें तो देखिए इसमें आंसर क्या है, तो आंसर है ए का मतलब हमारा आंसर है 3 5 2 1, यानी ये कहना चाह रहा है कि 3 क्या है, तो न्याय, 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता, और समानता कितने प्रकार की, तो 2 प्रकार की, और भ्रातृत्व शब्द 1 बार। तो देखिए पीछे जाके यहां पर आप देख सकते हैं, देखिए भारत के संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र उसके समस्त नागरिकों को देखिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय, यानी न्याय कितने प्रकार का, तो 1 2 3 प्रकार, न्याय 3 प्रकार का उल्लेख है, और इसमें फिर दिया था स्वतंत्रता कितने प्रकार की, तो विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना, यानी कि 1 2 3
5 प्रकार की स्वतंत्रता। और समता कितने प्रकार का? तो 1 और 2, यानी कि 2 प्रकार की समता। और बंधुत्व जो शब्द है वो सिर्फ एक बार है, इसलिए एक बार। तो इस प्रश्न का आंसर प्रस्तावना में ही छुपा हुआ था। हमारा आंसर हो जाता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? यानी भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, पहला पन्ना है, जो संविधान निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक देता है, उसमें कौन सा शब्द इसमें नहीं है? अभी आपने देखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में लिखा हुआ था। धार्मिक न्याय के बारे में, न्याय स्वतंत्रता है धार्मिक, लेकिन न्याय धार्मिक के बारे में उल्लेख नहीं है उसमें, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है? डी। अगला प्रश्न फिर प्रस्तावना से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? यानी किस प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो विचार की स्वतंत्रता है ही, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। देखिए पीछे जाके आप, स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है इसमें। देखिए स्वतंत्रता कौन कौन सी है? स्वतंत्रता जो है कितने प्रकार की? सामाजिक, ये तो न्याय है। अब यहां से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, यहां पे आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है? यहां पर हमारा आंसर हो जाता है डी, आर्थिक स्वतंत्रता। यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख इसमें, किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं? तो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया? तो भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। पहला था पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, और दूसरा शब्द था, पंथ निरपेक्षता के बाद दूसरा शब्द था समाजवादी, और तीसरा शब्द है एकता और अखंडता। यानी ये 3 शब्द जोड़े गए थे, ये दोनों शब्द मिला के एक शब्द है, यानी ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यानी हमारा आंसर हो जाता है बी। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो आपने देखा कि ये 1949 में या 1950 में ये शब्द नहीं था, ये शब्द नहीं था, ये शब्द नहीं था। ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं वो डाले गए 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि बहुत बाद में, 49 या 50 में नहीं थे ये। यानी कि गणराज्य शब्द था उसमें, यानी कि 1 2 3 शब्द अंगीकृत किया गया था। सम्मिलित कौन सा नहीं था? तो ये तीनों शब्द सम्मिलित नहीं थे, ये बाद में जुड़े हैं। यानी ये शब्द मूल संविधान में तीनों, पहला दूसरा तीसरा, नहीं थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था, तो वही प्रश्न है। यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। अगर यह पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार, और प्रयास यही होता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन न किया जाए। आंसर हो गया इसका सी। समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया, तो फिर वही प्रश्न है, समाजवादी शब्द पूछे तो भी, पंथ निरपेक्ष शब्द पूछे तो भी, एकता और अखंडता शब्द पूछे तो भी, ये तीनों ही के तीनों शब्द 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे इंदिरा गांधी के समय में। समाजवादी और धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे, तो फिर वही प्रश्न 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी आंसर हो गया बी। अगर आप प्रश्न की मूल भावना समझ जाएंगे, एक बार याद कर लेंगे ठीक से, तो प्रश्न चाहे जितना भी घुमा फिरा कर देगा, आप सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए फिर पूछ दिया अलग से, पंथ निरपेक्षता शब्द किसके द्वारा? तो ये भी 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो अखंडता शब्द सम्मिलित नहीं था, क्योंकि 1976 में
यानी अभी 75 में सम्मिलित नहीं था, 76 में जुड़ा। ये 3 शब्द क्या क्या? एकता और अखंडता, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता। ये 3 शब्द कब जुड़े थे? 1976 में, न कि 1975 में। यानी अखंडता शब्द नहीं था। बाकी समानता, बंधुत्व, संप्रभुता ये मूल संविधान में एकदम प्रारंभ से ही रहे हैं। यानी हमारा आंसर हो जाता है डी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम लिखा है कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली कहा है। यानी जन्म कुंडली किसने कहा है अगर ये पूछा जाए तो के.एम. मुंशी आप याद कर लीजिएगा। ये सोच लीजिएगा कि जन्म कुंडली किसके पास है, तो मुंशी जी के पास है। आंसर हो गया डी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारतीय संविधान की आत्मा कहलाता है? तो इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो ही आत्मा वाला प्रश्न आता है लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को टिक कर देते हैं। लेकिन अगर पूछेगा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि अनुच्छेद 32 को कहा है। लेकिन भीमराव अम्बेडकर के अनुसार ये केवल है संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। लेकिन सामान्यतः अगर पूछा जाए कि सामान्यतः संविधान की आत्मा किसे कहा जाना चाहिए या किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रस्तावना को। यानी माना जाता है कि संविधान अगर अंग है, शरीर है, तो उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना उसका प्राण है, यानी कि आत्मा है। क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उद्देशिका आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि संविधान भारत का कैसा है। और कभी कभी सर्वोच्च न्यायालय भी संविधान में कंफ्यूजन होने पर किसी अनुच्छेद में, किसी बात में संविधान की प्रस्तावना को पढ़ती है और उसके हिसाब से ही उसका व्याख्या करती है। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो पवित्र दस्तावेज पूछेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। हमारा आंसर हो जाता है ए। संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द, इसके साथ एक और शब्द था एकता और अखंडता। खैर यहाँ पे 2 ही दिया है शब्द। 1950 में लागू संविधान के अंग नहीं थे, तो बिल्कुल सही है। 1950 में लागू संविधान में ये दोनों शब्द नहीं थे, क्योंकि ये दोनों शब्द तो 1976 में जोड़े गए हैं। तो यही पहला ही हमें सही मिल गया, तो बाकी अब देखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप देख सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ए। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है? आप अपनी मोटी मोटी भाषा में समझिए। जैसे पुस्तक आप खरीदते हैं तो शुरू के एक पन्ने पर लेखक की कलम से लेखक की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया जाता है कि ये पुस्तक कैसे लिखा गया, क्यों लिखा गया, या इस पुस्तक के भीतर क्या है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि वो पन्ना जो है वो संविधान के तो अंदर नहीं है या किताब के अंदर नहीं है। किताब का जो मेन बात है वो तो पृष्ठ नंबर 1 से शुरू हो रहा है, या जहां से मूल अध्याय शुरू हो रहा है। यानी कि जो प्रस्तावना है या लेखक की कलम से, वो तो किताब का मूल हिस्सा नहीं है। तो इस पर कुछ विवाद होते हैं। और एक वाद ऐसा था जिसमें कहा गया कि उद्देशिका जो है संविधान का हिस्सा नहीं है। तो जब संविधान का हिस्सा ही नहीं है तो उसमें संशोधन क्यों किया गया, कैसे किया जा सकता है? तो ये आपको अगर रटना है तो ट्रिक ये है कि किस वाद में ये कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरुवारी, सोचिएगा, बेरू मतलब बेरुखी, बेरुवारी से आप रटने के लिए सोच लीजिएगा बेरुखी। यानी बेरुखी क्या है? बेरुखी ये है कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा ही नहीं है। ये माना गया इस फैसले में कि उद्देशिका जो है संविधान का अंग नहीं है, संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरुखी कर दिया गया उद्देशिका के साथ। बाद में ये बेरुखी दूर भी की जाएगी। अगला प्रश्न है, अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वाद विवाद में, किस फैसले में उच्चतम न्यायालय ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अब देखिए उसके अपोजिट कहा जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है संविधान का भाग है, अभिन्न हिस्सा है उद्देशिका। संविधान का उद्देशिका मूल हिस्सा है, अभिन्न अंग है कहा जा रहा है। तो ये किस वाद में कहा गया है? तो बंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। बंबई याद रखिएगा, सोचिएगा बंबई भारत का हिस्सा है। अगर पूछेगा किसमें कहा गया कि हिस्सा नहीं है, तब आपको बेरुबारी याद रखना है, यानी कि बेरुखी हो गया। लेकिन बंबई जो है वो भारत का हिस्सा है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। बंबई बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया केस में उद्देशिका को संविधान का हिस्सा बताया गया था। आंसर हो गया सी।
बिना कोट के लंबे समय तक बातें याद नहीं रहती, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप हमेशा ट्रिक के माध्यम से ही याद करने की कोशिश करिए। निम्न में से कौन सा सही है? सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है। क्यों नहीं है? अभी आपने देखा था सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, सामाजिक समानता के बारे में उल्लेख है, अनुच्छेद यहां तक की है। लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव का विरोध, अस्पृश्यता का अंत, ये सब कुछ क्या है? सामाजिक समानता के बारे में, यानी कि सामाजिक समानता के बारे में स्पष्ट रूप से उल्लेख है अनुच्छेदों में, मूल अधिकार में ये सम्मिलित है। यानी कि संविधान का में प्रत्याभूत नहीं कर रहा है तो ये गलत हो जाएगा। संविधान का में प्रत्याभूत मतलब संविधान में कह रहा है कि नहीं है, जबकि संविधान में हमारे है ये, तो ये बात गलत हो गई। देश में सामाजिक समानता पहले से ही था। देश में कह रहा है सामाजिक समानता पहले से ही था, यानी संविधान में लागू होने से पहले से ही था। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन भारत में सामाजिक समानता बहुत पहले से ही नहीं था, बल्कि ऊंच नीच की भावना थी। ये पिछड़ी जाति का है, ये निचली जाति का है, ये नीच है, यानी छोटे बड़े की भावना थी। इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि देश में सामाजिक समानता तो बहुत पहले से ही थी, संविधान में डालने की कोई खास जरूरत नहीं थी। तो ये भी बात गलत है। सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत है, यानी संविधान का अंग है, संविधान में इसका उल्लेख है, तो यही हमारा आंसर सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में उद्देशिका में कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है? तो पीछे आपने देखा था कितने प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 प्रकार के न्याय की व्यवस्था थी, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। भारतीय निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करती है? यानी भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था? तो उसका नाम ही है उद्देशिका। संविधान का उद्देश्य क्या है ये बताती है क्या? तो उद्देशिका। तो उद्देशिका कहिए या उसी को प्रस्तावना भी कहा जाता है। तो हमारा आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न है, फिर से पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना, एक तो कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, फिर कहा गया प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो किसमें कहा गया संविधान का हिस्सा नहीं? तो बेरुवारी में, बेरुखी कर दिया गया। फिर कहा गया किसमें कि संविधान का हिस्सा है? तो बंबई में, क्योंकि बंबई भारत का हिस्सा है। तो 2 याद कर लिया आप। जब कहेगा मौलिक संरचना, मौलिक संरचना शब्द का इस्तेमाल करेगा तो ये हो जाएगा आपका केशवानंद भारती, इसमें बेरुबारी नहीं होगा। और इसमें हो जाएगा केशवानंद। केस 2 अक्षर से हम लोग कोड बनाते, केस मतलब आप समझ जाइएगा आपके बाल, तो बाल है, तो केस किसी की मूल, जड़ मूल से जुड़ा होता है, एकदम मूल से यानी जड़ से जुड़ा होता है, मूल विशेषता होती है। मौलिक संरचना है क्या? तो प्रस्तावना संविधान की मौलिक संरचना है, उसी तरह से जैसे केस, हमारे केस यानी बाल जो है हमारी मौलिक संरचना का अंग है। तो केशवानंद भारती वाले मामले में प्रस्तावना को मूल संरचना घोषित किया गया था, यानी कि संविधान का मूल हिस्सा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी, केशवानंद भारती विवाद। अगला प्रश्न है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहां किया गया है? तो इसी से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये कहां है? तो संविधान की प्रस्तावना में है, संविधान की उद्देशिका में है। इसका मतलब यही हुआ कि जो भारत का संविधान है भारत के लोगों के द्वारा, भारत के लोगों ने ही बनाया है, अपने लिए बनाया है, यानी कि सब सारी सत्ता जो है अंततः भारत की जनता में ही केंद्रित है। सबसे बड़ा क्या है? तो भारत की जनता है। उसके बाद सबसे बड़ा क्या है? तो संविधान है। हमारा आंसर हो जाता है डी। धर्मनिरपेक्षता शब्द का सही भाव क्या है? यानी भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना में भी कहा गया है पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता शब्द, तो इसका सही अर्थ क्या है? तो भारत में अनेक धर्म है, ये इसका सही अर्थ नहीं है। भारतीयों का धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी इसका, ये सही है, लेकिन इसका अर्थ धर्मनिरपेक्षता का ये अर्थ नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी सही बात है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये इसका अर्थ है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि भारत अधार्मिक देश है, बल्कि इसका मतलब यह है कि भारत सभी धर्मों के साथ समानता का भाव रखता है, भारत के लिए सभी धर्म समान है। ऐसा नहीं कि भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत अधार्मिक देश है।
हमारा आंसर हो जाता है डी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम समय समय पर लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।